आज की इस वीडियो में हम इनकम टैक्स की जो बुक है साहित्य भवन पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश, उसमें जो सेकंड चैप्टर है इनकम टैक्स उसको कवर करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने इनकम टैक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स वो कवर किया था। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सेकंड चैप्टर है वो है कृषि आय। सामान्यतः कृषि आय करने से होने वाली जो उपज से जो हमें इनकम होती है वह कृषि आय कहलाती है। इसका जो वर्णन है वो धारा 2 धारा फर्स्ट ए में वर्णित है, इसमें आपको मिल जाएगा। कृषि आय की जो परिभाषा है उसको मुख्यतः 3 भागों में बाँटा जा सकता है। फर्स्ट इसमें यह है कि कोई किराया अथवा लगान जो ऐसी भूमि से प्राप्त हो जो भारत में स्थित है तथा कृषि कार्य में प्रयोग की जाती है। थर्ड आपका हो जाएगा ऐसी भूमि से आय जो कृषि क्रिया अथवा अपनी उपज को विक्रय योग्य बनाने वाली क्रिया करने से हो अथवा अपनी उपज को बेचने से हो। तीसरा है फार्म हाउस से कोई आय। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, अगर कोई शहरी कृषि भूमि है तो उसको बेचने से जो पूंजी लाभ होगा उसको कृषि आय नहीं माना जाएगा। और इसमें कुछ ध्यान देने वाली शर्तें भी हैं जिनको हम एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट जो अपना पॉइंट है वो ये है कि जो कृषि भूमि है वो भारत में स्थित होनी चाहिए। यदि भूमि भारत के बाहर है तो उससे कोई इनकम होगा तो उसको कृषि आय नहीं माना जाएगा भारत के अंदर। जो सेकंड पॉइंट है वो यह है कि भूमि का जो प्रयोग है वो कृषि कार्यों में ही होना चाहिए, अर्थात भूमि को जोतना, पानी देना, बीज बोना आदि क्रियाओं की जानी चाहिए उस भूमि पर। थर्ड जो पॉइंट है वो यह है कि जो भूमि से आय प्राप्त करता है उसका भूमि में हित होना चाहिए, या तो वो भूमि का स्वामी हो या फिर किराएदार हो। ठीक है। और जो इसमें फोर्थ पॉइंट है वो यह है कि कृषि से प्रत्यक्ष आय ही कृषि आय मानी जाती है। अगर कृषि से कोई अप्रत्यक्ष आय हमें होती है तो वो कृषि आय नहीं माना जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है कि कृषि फार्म का जो मैनेजर है उसको वेतन मिलता है, उसको वो कृषि आय नहीं मान सकता, वह उसके लिए सैलरी हो। और अब हम देख लेते हैं कि कृषि आय के कितने प्रकार होते हैं। कृषि आय के 5 प्रकार होते हैं। पहला जो है वो है किराया अथवा लगान। जब भूमि का स्वामी कृषि कार्य को करने के लिए या कृषि करने के लिए अपनी भूमि किसी और को दे देता है किराए पे या फिर लगान पे दे देता है, तो उस पे उसको जो भी किराया अथवा लगान प्राप्त होगा वह कृषि आय होता है। जो सेकंड पॉइंट है वो है कृषि कार्यों से है। यहाँ पे कि जैसे कि बताया गया इसमें कि कृषि क्रियाओं से भूमि को जोतना, पानी देना, बीज बोना आदि से है। यदि भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया गया है और भूमि से आय प्राप्त होती है तो उसको कृषि आय नहीं माना जाएगा। थर्ड जो अपना पॉइंट है इसमें वो है उपज को बेचने योग्य बनाने से है। कई बार ये होता है कि आपने कृषि किया, उससे जो आपकी उपज हुई उसको आप डायरेक्टली बाजार में बेच नहीं सकते, उस पर आपको और थोड़ा काम करना पड़ता है, उसके बाद वो बेचने योग्य होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है जैसे कि किसान की जो उपज है यदि वह उपज उसी रूप में बाजार में न बिक सके तो उसको बेचने योग्य बनाने के लिए जो कार्य किया जाता है उससे जो आय होती है वह कृषि आय कहलाती है। ठीक है। और जो फोर्थ अपना इसमें पॉइंट है वो ये है उपज बेचने से आय। किसान अथवा लगान प्राप्त करता अपनी उपज को यदि नियमित रूप से दुकान लेकर भी बेचता है तो दुकान की आय कृषि आय कहलाती है। पांचवा हमारा पॉइंट है फार्म हाउस से आय। किसी फार्म हाउस से आय को कृषि आय तब माना जाता है जब उस मकान का स्वामी भूस्वामी अथवा भूमि का किराएदार हो या फिर मकान उसके उपयोग में हो। ठीक है। अब देखते हैं कि कृषि आय की गणना के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, उनको एक बार कवर कर लेते हैं। जो पहला अपना पॉइंट है इसमें वो ये है कि भारत में स्थित कृषि भूमि से किराया या लगान की आय की गणना हमें यह मानते हुए की जानी चाहिए कि यह है अन्य साधनों से आय। मतलब जो कृषि भूमि से किराया या लगान प्राप्त होगा हमें, वह हम अन्य साधनों से आय के अंदर ही कैलकुलेट करेंगे। जो सेकंड पॉइंट ये है कि फार्म हाउस से आय की गणना मकान संपत्ति के आय के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। अगर आपका कोई फार्म हाउस है उससे आपको कोई आय हो रहा है तो वो मकान और संपत्ति से आय के अंदर ही उसको आप कैलकुलेट करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर 5 हेडिंग्स होती हैं। उन पाँचों में से जो फिफ्थ है वो अन्य साधनों से आए हैं और जो सेकंड था वो था मकान संपत्ति से है। ठीक है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने आई बटन में उस वीडियो का लिंक दे दिया, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है। इसमें थर्ड जो पॉइंट है वो यह है कि किसी अन्य कृषि आय की गणना व्यापार अथवा पेशे के लाभ के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। ठीक है। फिर यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है कि यदि करदाता अपनी कृषि आय पर राज्य सरकार को कर देता है तो उसकी कटौती उसे मिलेगी। पांचवा पॉइंट है यदि कृषि आय के किसी स्रोत से आपको हानि होती है तो इसकी पूर्ति कृषि आय
के किसी अन्य स्रोत से की जा सकती है। मतलब कि अगर आपको हानि हो गई कृषि आय प्राप्त करने में, तो उसका जो आप डिडक्शन है, वो आप कृषि आय के अन्य किसी स्रोत से कर सकते हैं, ठीक है। छठा जो है पॉइंट वो ये है कि यदि एसोसिएशन ऑफ पर्सन या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को कृषि कार्य से हानि है, तो सदस्य इसकी पूर्ति अपनी किसी कृषि आय से नहीं कर सकते। इसमें सातवां पॉइंट है कि यदि किसी कर निर्धारण वर्ष में कृषि से हानि है, तो इसकी पूर्ति अगले 8 कर निर्धारण वर्षों में कृषि आय से की जा सकती है, बशर्ते रिटर्न दाखिल करके इसका निर्धारण कर निर्धारण अधिकारी से करा लिया गया हो, ठीक है। आठवां पॉइंट है कि यदि किसी वर्ष कृषि से शुद्ध आय कृषि आय माइनस कृषि हानि की अपेक्षा शुद्ध हानि है, तो उस वर्ष कृषि आय शून्य मानी जाएगी। मतलब कि यदि किसी वर्ष में आपका जो कृषि से आय है, वो ज़ीरो आती है या फिर माइनस में आता है, तो उस वर्ष कृषि आय जो है वो ज़ीरो ही माना जाएगा। कृषि आय को राउंड ऑफ कर दिया जाता है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है पार्शियल एग्रीकल्चर इनकम। इसका मतलब ये है कि कोई आप कृषि कर रहे हैं, उससे जो इनकम होगी वो आधा आपका कृषि आय माना जाएगा और आधा जो है गैर कृषि आय माना जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, कुछ वस्तुओं को उगाकर एवं उनका निर्माण करके बेचने पर कृषि आय एवं गैर कृषि आय निर्धारित करने के लिए नियम। यहाँ पे एक टेबल है, इसको हम देख लेते हैं। जो इसमें हेडिंग्स है वो है वस्तु, कृषि आय और गैर कृषि आय। तो पहला जो हमारा इसमें पॉइंट है उसको देखते हैं। चाय का उत्पादन एवं निर्माण करके बेचना। यदि चाय का आप उत्पादन कर रहे हो और या फिर निर्माण करके उसको बेच रहे हैं, तो उसमें आपका 60% कृषि आय होगा और 40% गैर कृषि आय होगा, ठीक है। सेकंड है कि कॉफ़ी का उत्पादन है उसको संशोधित करके बेचने पे 75% आपका कृषि आय है, 25% आपका गैर कृषि आय है। थर्ड पॉइंट है कि कॉफ़ी का उत्पादन है उसको संशोधित करके और भूनकर एवं पीसकर बेचने पे जो आय होगी उसका 60% आपका कृषि आय है, 40% गैर कृषि आय है। फोर्थ पॉइंट है रबड़ उगाकर उससे लेटेक्स या सिनेक्स बनाकर बेचना। उसमें अगर आप ये करते हैं तो 65% आपका कृषि आय होगा और 35% गैर कृषि आय होगा, ठीक है। फिफ्थ जो पॉइंट है वो ये है कि अपने कृषि उत्पाद को अपने उत्पादन हेतु काम में लेना। मतलब आपका जो कृषि उत्पाद है उसको आप अपने ही बिजनेस में अपने किसी अन्य प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए यूज़ करेंगे। उस केस में आपका जो कृषि उत्पाद है उसका जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगा, उचित बाजार मूल्य होगा, उसमें से जो आपके खर्चे हैं वो माइनस कर देंगे, तो जो अमाउंट आएगा वो आपका कृषि आय होगा, ठीक है। जो गैर कृषि आय है वो ये है कि व्यापार से आय की गणना करने में कृषि उत्पादन का जो उचित बाजार मूल्य है उसको घटा देंगे और उसके बाद जो भी अमाउंट बचेगा वो आपका गैर कृषि आय होगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं कृषि आय और कर दायित्व, ठीक है। जो कृषि आय जो होती है वो पूर्णतः कर मुक्त होती है, परंतु एक व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार तथा व्यक्तियों के समुदाय की दशा में यदि उनकी गैर कृषि कर योग्य आय न्यूनतम कर सीमा से अधिक है और शुद्ध कृषि आय 5,000 से अधिक है, तो कृषि आय को अन्य आय पर देय कर को ज्ञात करने के लिए कुल आय में जोड़ा जाएगा और बाद में कृषि आय पर छूट दे दी जाती है। और अगर शुद्ध कृषि आय 5,000 से कम है तो इसको कंसिडर नहीं किया जाता। आशा करता हूँ अब तक मैंने जो आपको इसमें बताया है वो समझ में आया होगा और आगे आने वाले वीडियो में हम इसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं इस पे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो बना सकूँ।